नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भारत ने लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर देने का दावा किया है। कई जगहों पर खबरें छपी हैं कि लाहौर में धमाकों की आवाज सुनी गई, लेकिन पुख्ता रूप से पुष्टि नहीं हो रही थी। मगर अब सरकार ने ही माना है कि लाहौर में एयर डिफेंस रेडार सिस्टम ध्वस्त कर दिया गया है। भारत सरकार की ओर से जानकारी दी गई है कि 7 और 8 मई की रात पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों पर हमले की कोशिश की, लेकिन सेना ने जवाब दिया और पाकिस्तान कामयाब नहीं हो पाया। अगली सुबह जवाबी कार्रवाई में लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम के ध्वस्त होने की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई है। यह सब सरकार के प्रेस नोट में लिखा है। इसका मतलब है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का स्केल बड़ा होता जा रहा है। पाकिस्तान का भारत के सैन्य ठिकानों और रिहायशी इलाकों पर हमला करना और जवाबी कार्रवाई के रूप में भारत का पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर देना, यह सब बता रहा है कि दोनों देशों की सेना अब टकराने के करीब आ रही है। भारत ने साफ साफ कह दिया है कि 7 मई को बता दिया गया था। भारत ने पाकिस्तान के किसी सैनिक ठिकाने को टारगेट नहीं किया है, लेकिन अगर पाकिस्तान भारत के सैनिक ठिकानों को टारगेट करेगा तो माकूल जवाब दिया जाएगा। पंजाब में ही बुधवार रात अमृतसर में धमाके सुने गए। गुरुवार सुबह यहां 3 गांवों में रॉकेट मिले हैं। डिफेंस एक्सपर्ट ने संभावना जताई है कि पाकिस्तान की तरफ से ये रॉकेट्स फायर किए गए और इंडियन डिफेंस सिस्टम ने इन्हें मार गिराया। पंजाब के फिरोजपुर में बीएसएफ ने बॉर्डर पार कर रहे एक पाकिस्तानी घुसपैठियों को मारा है। यह सब दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में लिखा है। और यह भी कि 1971 युद्ध के बाद पहली बार तीनों सेनाओं ने साझा ऑपरेशन चलाया है। तो क्या हम उस स्थिति के करीब आ चुके हैं जिसकी आशंका जताई जा रही थी? 2 सवाल हैं। क्या व्यापक युद्ध होगा या नहीं तो लंबे समय तक चलने वाला टकराव होगा? जिस तरह से पाकिस्तान भारतीय सैन्य ठिकानों और शहरों को निशाना बनाने की कोशिश करता रहा, मजबूर होकर भारत को भी जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। इस संदर्भ में पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी से एक प्रेस रिलीज जारी की गई है। इसी में बताया गया है कि 7 और 8 मई की रात पाकिस्तान ने भारत के उत्तरी और पश्चिमी इलाकों के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का प्रयास किया, जिसे भारतीय सेना और वायु सेना ने नाकाम कर दिया और जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के कई जगहों पर एयर डिफेंस रेडार और सिस्टम को निशाना बनाया गया है। यह पीआईबी की रिलीज है। इसमें भारत सरकार ने बताया है कि भारतीय सेना ने कई जगहों पर पाकिस्तान के रेडार सिस्टम को टारगेट किया है। वैसा ही हमला किया गया जैसा पाकिस्तान ने किया। इसमें लिखा है कि पाकिस्तान ने गुजरात के भुज और राजस्थान के फलोदी इलाके में भी टारगेट करने का प्रयास किया। इसी के साथ साथ अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, उरी, पुंछ, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़ के सैनिक ठिकानों पर निशाना बनाने का प्रयास कर रहा था, जिसे भारत ने नाकाम किया है। पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलों से टारगेट किया जा रहा था, जिसे इंटीग्रेटेड काउंटर यूएस ग्रिड एंड एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से फेल कर दिया गया। सरकार ने कहा है कि पाकिस्तान के हमले को रोकने के लिए भारत को मजबूर होकर जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी है। भारत सरकार ने कहा है कि कई जगहों से मलबा इकट्ठा किया जा रहा है ताकि साबित किया जा सके कि हमला पाकिस्तान की तरफ से हुआ है। पाकिस्तान की ओर से दावा किया जा रहा है कि उसने भारत के 12 ड्रोन गिरा दिए हैं। सरकार ने कहा है कि पाकिस्तान ने एलओसी यानी नियंत्रण रेखा पर बिना किसी उकसावे के गोलीबारी की है। खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत सरकार के सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की है ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी किसी भी आपात स्थिति में सभी विभागों के बीच तालमेल बनी रहे। पीआईबी के नोटिस में लिखा है, कुपवाड़ा, बारामूला, उरी, पुंछ, मेंढार और राजौरी में मोटार्स और हेवी कैलिबर आर्टिलरी का इस्तेमाल हुआ। सरकार ने माना है कि पाकिस्तान की गोलीबारी और गोलाबारी से भारत की 3 महिलाओं और 5 बच्चों समेत 16 लोगों की जानें गई हैं। इसका मतलब है कि सीमावर्ती इलाकों के हालात सुदूर मैदानी इलाकों से काफी अलग हो चुके हैं। यहां तनाव और टकराव की स्थिति पैदा हो रही है। पुंछ के मेन बाजार का यह सन्नाटा बता रहा है कि जिस तरह से पाकिस्तान उकसावे की रणनीति पर चल रहा है और भारत को जवाब देना पड़ रहा है, उससे लगता है कि सीमावर्ती इलाकों में आने वाले कई दिन आशंकाओं में गुजरेंगे। आमतौर पर इस बाजार में बहुत रौनक रहती है, लेकिन आज 8 मई की सुबह दुकानों के शटर गिरे हुए थे और रास्ते एकदम खाली। पता चलता है कि युद्ध की आशंका का असर इन इलाकों में कितना अलग होता है।
मीडिया में पुंछ की रिपोर्टिंग तो है, लेकिन जिस स्तर से इन इलाकों में पाकिस्तान की फायरिंग चल रही है, भारतीय सेना जवाब दे रही है, उसकी रिपोर्ट क्या आप तक बराबर से पहुंच रही है? पुंछ के बहाने हम इन्हीं सब सवालों पर बात करना चाहते हैं ताकि स्थिति को हल्के में ना लें और किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहें। मीडिया में स्थानीय लोगों ने कहा है 40 साल में ऐसा हमला नहीं देखा गया। पुंछ नियंत्रण रेखा के करीब है। आकाशवाणी पर इसकी सूचना तो है कि पुंछ और राजौरी से सैकड़ों की संख्या में लोगों को खाली कराया गया है। ऐसी खबरें बाकी मीडिया में भी हैं, लेकिन लोग कहां रखे गए हैं, किसके घरों में जाकर रह रहे हैं, स्कूल में हैं तो कैसे रह रहे हैं, इसका कोई खास कवरेज नहीं दिखा। जहां भी है कवरेज वहां बहुत सीमित है। पुंछ के अलावा अन्य शहरों में हुए हमलों में 16 लोगों की जान चली गई, 57 से अधिक लोगों के घायल होने की खबर है। ग्रेटर कश्मीर अखबार ने लिखा है कि पुंछ पर हुआ हमला 6 घंटे तक चला। मैदानी इलाकों से युद्ध की मांग होने लग जाती है, लेकिन सीमा पर बसे इन गांवों के लोग बिना युद्ध के ही निशाने पर हैं। नाम के अलावा मरने वाले कौन थे, क्या करते थे, उनके परिवार की क्या हालत है, इस बारे में कहीं से कोई खास डिटेल खबर नहीं मिल रही। इस वीडियो के अलावा हम भी आपको कुछ अलग जानकारी देने में असमर्थ हैं। पुंछ जिले के उपायुक्त ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी की है। उनके एक्स के अकाउंट पर कोई जानकारी नहीं है, सिर्फ सूचना प्रसारण मंत्रालय का एक नोटिस है जो ये चेतावनी देता है सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट ना करें। ये सारी सूचनाएं बता रही हैं कि भारत और पाकिस्तान की सीमाओं से लगे इलाकों में टकराव की स्थिति लगातार बनी हुई है, बढ़ती जा रही है। तो क्या यह माना जाए कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर और पंजाब के अलावा गुजरात और राजस्थान की तरफ भी निशाना बनाने का प्रयास कर रहा है? पाकिस्तान से आने वाली खबरों से पता चलता है कि लाहौर में भी सब कुछ सामान्य नहीं है। रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया है कि लाहौर, कराची, सियालकोट के एयरपोर्ट पर कुछ समय के लिए उड़ानें बंद रहेंगी। भारत में भी कई एयरपोर्ट 10 मई तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। यही नहीं, आज सर्वदलीय बैठक में भारत ने पहली बार माना कि कम से कम 100 आतंकवादी मारे गए हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर और संख्या छपी है कि सर्वदलीय बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष के सदस्यों को जानकारी दी। गोदी मीडिया में 7 मई को मारे गए आतंकवादियों की संख्या कहीं 70 बताई जा रही थी, तो कहीं 90, तो कहीं 900 भी। हमने अपने वीडियो में सवाल उठाया था कि जब सेना ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई संख्या ही नहीं बताई, तो गोदी मीडिया कहां से 70 से लेकर 900 बता रहा है, और अब यह संख्या 100 बताई जा रही है, वह भी सूत्रों के हवाले से छपी है। पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया जाता था कि भारतीय पक्ष को कितना नुकसान हुआ है, लेकिन 7 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी नहीं थी। सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री मोदी शामिल नहीं हुए, इसके पहले की सर्वदलीय बैठक में भी शामिल नहीं हुए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा था कि प्रधानमंत्री को भी बैठक में आना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि संकट की घड़ी में कांग्रेस सरकार के साथ है और जो भी कुछ सरकार ने हमें बताया है उसे लेकर हम पब्लिक में चर्चा नहीं करना चाहते। सरकार को जो मदद चाहिए हम देने को तैयार हैं। हम चाहते थे कि इस मीटिंग में प्रधानमंत्री जी पधारें और संक्षिप्त में वो अपनी बात रखेंगे, जो घटना घटी है या जो आज भारत ने जो टेररिस्ट के खिलाफ एक्शन लिया है और खासकर हमारे जवानों ने जो हिम्मत दिखाई, उन जवानों को तो हम सैल्यूट करते हैं और उनका अभिनंदन करते हैं। इस बारे में हम ये चाहते थे कि वो खुद आए और अपनी बात रखे, तो ये सबको एक बहुत बड़ा उसका लाभ मिलता था। लेकिन उन्होंने नहीं आए और लास्ट मीटिंग में भी उन्होंने नहीं आया। ये बड़ी दुख की बात है। जब हम सब मिलके कर रहे हैं और गवर्नमेंट को हम पूरी, जितने भी इंडिया अलायंस के गठबंधन पार्टी के लोग हैं वो पूरे थे, और दूसरे जो अलायंस नहीं भी है तो दूसरे पार्टी के लोग भी एक वॉइस में सभी ने कहा कि आप आगे बढ़ो, हम आपको पूरी मदद करेंगे, हम आपके निर्णय के साथ हैं।
उधर सरकार की जवाबी कार्रवाई के बाद से पाकिस्तान बौखला गया है। पुंछ और राजौरी के इलाके में अंधाधुंध फायरिंग किए जा रहा है। भारतीय सेना ने सुबह 2:45 बजे ट्वीट किया है कि पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन किए जा रहा है और भारतीय सेना इसका जवाब दे रही है। हताशा में पाकिस्तान सीमावर्ती इलाकों में सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने इन इलाकों की सुरक्षा और जरूरी चीजों के इंतजाम को लेकर मुख्यमंत्रियों और लेफ्टिनेंट गवर्नर से बैठक भी की है। इंडियन एक्सप्रेस के अरुण शर्मा और दिव्या गोयल की रिपोर्ट में कुछ नाम हैं। लांस नायक दिनेश कुमार शहीद हुए हैं। 14 साल की जोया खान, 12 साल की जैन खान की मौत हो गई। दोनों भाई बहन हैं। अल जजीरा ने लिखा है कि इनके घर पर बम गिरने के कारण छत ढह गई और दोनों की मौत हो गई। 7 साल की एक बच्ची मरियम खातून, 13 साल का विहान भार्गव पाकिस्तान की गोली की चपेट में आ गए। 55 साल के अमरीक सिंह, 48 साल के रणजीत सिंह की गोली लगने से मौत हुई। 35 साल की बलविंदर कौर भी मारी गईं। मोहम्मद रफी और स्थानीय मस्जिद के कारी मोहम्मद इकबाल गोली के शिकार हो गए। ये सभी नाम पुंछ जिले के हैं जहां पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग की जा रही है। ये सब उन भारतीय नागरिकों के नाम हैं जिनकी मौत पाकिस्तान के हमले से हुई है। इन सब की मौत पर भी शोक मनाया जाना चाहिए, लेकिन पुंछ को लेकर गोदी मीडिया की रिपोर्टिंग सीमित है, कहीं कहीं अच्छी भी है, मगर कई जगहों पर इस तरह से रिपोर्टिंग की जा रही है कि किसी का भी सर शर्म से झुक जाए। ऑल्ट न्यूज के फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने दिखाया है कि कारी मोहम्मद इकबाल की मृत्यु को गोदी मीडिया चैनलों ने किस तरह से पेश किया। कई बड़े मीडिया चैनलों ने यह झूठ बोला कि कारी मोहम्मद इकबाल कोई आतंकवादी हैं और पाकिस्तान के कोटली कैंप में भारत के हमले में इनकी मौत हुई। रात के अंधेरे में पाकिस्तान की तरफ से हुई गोलीबारी में उनकी मौत हुई। इनके बारे में चैनलों और अखबारों ने क्या क्या झूठ नहीं कहा कि यह लश्कर तैयबा के कमांडर हैं, 2019 के पुलवामा हमले में भी शामिल थे, जबकि सच यह है कि कारी मोहम्मद इकबाल शिक्षक थे। तो अफवाहों पर ध्यान ना दें, हर सूचना को परखने का प्रयास जरूर करें। बलिया के निवासी को आतंकवादी बताने की जल्दी के बाद भी कोई इन चैनलों के खिलाफ अभियान नहीं चलाता, ना ही इनके दुस्साहस पर असर पड़ता है। गोदी मीडिया ही था जिसने पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानी वक्ताओं को अपने चैनल पर बिठाया, जिन वक्ताओं ने भारत के बारे में अपमानजनक बातें कहीं। उन्हें किसी ने गद्दार नहीं कहा और कहा भी नहीं जाना चाहिए, लेकिन अब उन्हीं गोदी चैनलों पर लोग बैठकर भारत के लोगों को गद्दार कह रहे हैं। जो पत्रकार सुरक्षा से जुड़ी खबरों को रिपोर्ट करते हैं, उन्हें अपनी ही खबर को किसके डर से डिलीट करना पड़ता है, ट्रोल के डर से या सरकार के डर से। द हिंदू की विजेता सिंह की रिपोर्ट का सब लोहा मानते हैं, लेकिन एक ट्वीट को लेकर उन्हें कितना ट्रोल किया गया। उसी से मिलती जुलती खबर ट्रिब्यून और सीएनएन में भी रिपोर्ट हुई है। राष्ट्रीय एकता के इस महायज्ञ में विजेता सिंह की एक अलग खबर के लिए कोई जगह नहीं। अगर गलती भी हुई है तो इतने अनुभवी पत्रकार के लिए गलती की कोई जगह नहीं। विजेता को गद्दार, देश का दुश्मन, न जाने क्या क्या कहा जा रहा है। कोई गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। इन बातों को पढ़कर एक महिला पत्रकार पर क्या असर हो रहा होगा, उनकी मानसिक हालत क्या होगी, या किसी की भी ऐसे में मानसिक हालत क्या हो सकती है, किसी को इसकी परवाह नहीं। दूसरों को गद्दार ठहराने वाले लोग सरकार की ताकत के दम पर किसी का चैन छीन रहे हैं। लोग इतना डरे सहमे हैं कि कोई विजेता सिंह के लिए बोल भी नहीं रहा। वो पत्रकार भी नहीं बोल रहे जो विजेता को अपने कार्यक्रमों में बुलाते हैं और सुरक्षा से जुड़े विषयों पर उनसे बातचीत करते हैं। हिंदू की पत्रकार विजेता सिंह को किस तरह से ट्रोल किया गया, उनके किरदार से लेकर उनके कौशल पर सवाल उठाए गए। उसी समय में गोदी चैनलों पर सरेआम झूठ की ऐसी ऐसी इमारतें खड़ी की जा रही हैं जिसके सामने तथ्य की कोई जगह नहीं। कारी मोहम्मद इकबाल को आतंकवादी बता दिया गया। एक चैनल की एंकर ने तो यह ट्वीट कर दिया है कि युद्ध शुरू हो चुका है। क्या यह